नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है, एहतराम है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार और आज हम लोग बातचीत करेंगे पूर्व प्रधानमंत्रियों की। 3 पूर्व प्रधानमंत्री के मामले हम उठाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ये तीनों ही स्वर्गीय हो चुके हैं और इन तीनों के साथ क्या-क्या हुआ इनकी मौत के तुरंत बाद, उस पर हम लोग बात करेंगे। और ये बात इसलिए करेंगे क्योंकि मनमोहन सिंह की समाधि को लेकर अब सियासत हो रही है। ये सियासत कौन कर रहा है? ये सियासत केवल और केवल कांग्रेसी चाटुकार टुकड़खोर कर रहे हैं, जो केवल और केवल एक परिवार के लिए अपनी पूरी स्वामी भक्ति दिखाते हैं, दुम हिलाते हैं, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के समय उनके पैमाने, उनका निकष कुछ और ही हो जाता है। आनंद जी, जी एक कांग्रेसी पक्षकार हुआ करता था। हमारी सनातनी रवायत तो ये है, परंपरा तो ये है कि अगर कोई मृत्यु मुखी हो जाता है तो ही हम लोग चर्चा उसकी बंद कर देते हैं और मृत्यु के बाद तो हम किसी के अवगुणों की भी चर्चा नहीं करते। लेकिन एक कांग्रेसी पक्षकार का कहना था कि ये हमारे देश की बुनियाद को, लोकतंत्र के लिए ये सब ठीक बात नहीं है और व्यक्ति को याद करना चाहिए उसके पूरी समग्रता में। और इसके बाद यह बात उसने किस संदर्भ में कही थी? अटल जी का देहांत हुआ था और अटल जी के देहांत के बाद आपको यह भी बात याद होगी कि, और दर्शकों श्रोताओं आपको भी याद होगी कि पूरे सोशल मीडिया पर किस तरह एक वर्ग ने अटल जी को भद्दी गालियां तक लिखी थी। 93 वर्ष के उस राज ऋषि को गालियां लिखी गई, उनके व्यक्तिगत जीवन के कुछ पन्नों का सहारा लेकर उनको क्या क्या नहीं कहा गया। भला तो शायद नहीं कहा गया, बुरा ही बुरा कहा गया, जबकि अटल जी ने उनमें से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होगा। अब जब मनमोहन सिंह स्वर्गीय हो चुके हैं तो उनके एकाध काम, बस काम लोगों ने याद दिलाया कि उनके समय में ये भी हुआ था। वो बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन लेकिन ये भी हुआ था। इस पर लोगों का कहना है, कांग्रेसियों का, कि यार ये ठीक बात नहीं है, किसी की मृत्यु के बाद ऐसे नहीं करना चाहिए। तो क्या मूल्यांकन करने में हम लोगों की चूक हो रही है या कैसे देखते हैं इसको आनंद जी आप? देखिए, इसमें एक तो आपको ये समझना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम में वाजपेयी जुड़ा हुआ होता है और ये एक ऐसा समुदाय होता है जिसे गालियां देना सबसे आसान काम होता है। भारत में इसे गालियां दिए बगैर तो राजनीति होती नहीं। तो जिस समुदाय से वो आते थे तो जाहिर सी बात है कि जीते जी तो जो गालियां खाई वो तो खाई ही, मरने के बाद भी गालियां खाएंगे। तो एक वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि कांग्रेसी जब सत्ता में होते हैं या जब वो पावर में होते हैं कह लीजिए, तो वो सीधे-सीधे सत्ता की हनक दिखाते हैं कि भई हम सत्ता में हैं, हम ये कर सकते हैं इसलिए हमने कर दिया। तुम रोक सकते हो, तुम मना कर सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। तुम्हारे बस में अगर कुछ है तुम कर लो। तो उस समय क्या होता है कि जो विपक्षी होते हैं, जो कांग्रेस के विपक्ष में बैठे लोग होते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो सेम चीज़ जो है वो ये यहाँ पर आपको भाजपा भी करके दिखा सकती है, लेकिन समस्या ये है कि भाजपा की रीढ़ की हड्डी उतनी मजबूत है नहीं। भाजपा में इतना दम नहीं है कि वो इस तरह की हरकत करे, इसीलिए भाजपा नहीं करेगी। दूसरी बात ये भी है कि मोदी जी का जैसा आप सिखों के प्रति देखेंगे कि सिख समुदाय के इसमें जाने पर वो पगड़ी-वगड़ी पहन लेते हैं, बाकी दूसरे समुदायों में जाने पर वो टोपी नहीं लगाते हालाँकि। तो वहाँ पे जाने पर जैसे वो पगड़ी-वगड़ी पहन लेते हैं, तो उसकी वजह से आप मान के चल सकते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा प्रबंध जो है वो मनमोहन सिंह जी के मरने के बाद भी उनके लिए होगा। हालाँकि ये और बात है कि रेनकोट पहन के नहाने वाला डायलॉग जो था वो किसी और का नहीं था, वो मोदी जी का ही था। तो ये जो अंतर है ये कांग्रेस में और भाजपा में है और उसके अलावा जो मरा है, उन लोगों में भी एक बहुत बड़ा अंतर है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय से आता है और दूसरा जो था वो एक ऐसे समुदाय से आता है जिसे गालियाँ पड़ती रहती हैं और उसे वो कानूनी अधिकार मतलब संवैधानिक अधिकार बराबरी के नहीं मिले हुए।
तो ये दोनों में जो अंतर है, इस अंतर को तो आपको देखना ही पड़ेगा और इस अंतर को झेलना पड़ेगा। तो इस अंतर को आप यहाँ से देख सकते हैं, झेल सकते हैं। एक तीसरी बात जो हम लोगों ने शुरू की, मैंने शुरू में कही थी, और तीसरा नाम, वो भी हालांकि पंडित नरसिम्हा राव ही थे, तो वो भी गाली के हकदार ही हैं आपके हिसाब से, लेकिन उनके तो शव को 4 घंटों तक इन लोगों ने कांग्रेस मुख्यालय में नहीं घुसने दिया। एंटोनियो माइनो ने तो उनको अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया। और अंतिम संस्कार के बारे में भी कहा जाता है कि अंतिम संस्कार जब हो रहा था तो पूरे समय सब लोग रुके नहीं और शव पर जो है वो, चलिए छोड़िए, अब वो जाने देते हैं, वो अखबारों की सूचनाएं भर हैं। तो ये अंतर तो आता है। तो दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया गया, दिल्ली में उनकी कोई समाधि नहीं है, उनको उठा करके जो है आंध्र प्रदेश ले जाने के लिए कह दिया गया। इसके पीछे एक कारण और भी हो सकता है। आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव जी जो हैं वो पूजा पर बैठ गए थे जब ज़मीन समतल की जा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था कि ज़मीन समतल करनी पड़ेगी, तो वो जब ज़मीन समतल की जा रही थी, उस समय नरसिम्हा राव जी जो हैं वो पूजा पर बैठ गए थे और उतने समय तक मेरा ख़्याल है कि ज़मीन समतल करने में कार सेवकों को 4-5 दिक्कत घंटे ना लगे हो। थे, 4-5 हाँ, घंटे कार लगे थे, तब तक उनकी पूजा चली थी और 2 ब्राह्मणों ने हाँ, मिलकर इस देश के गंगा जमनी तहजीब को तार-तार कर दिया था, मुझे लगता है। एक ने समतल करवाने की बात कही कि कुछ टीले हैं, कुछ ऊबड़-खाबड़ है, तो ऊबड़-खाबड़ जमीन ज़मीन है समतल करना पड़ेगी। वो जो और खास दूसरे मालवा ने का उनका लैंग्वेज था कि जमीन समतल करनी पड़ेगी, हम लोग बोलते थे, लेकिन अटल जी बोलते थे कि जमीन तो समतल करना पड़ेगी। तो वो, तो ये 2 ब्राह्मणों के जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर कारनामे थे, उसकी सजा दी गई थी पंडित नरसिम्हा राव उसका को। उसका खामियाजा भी तो कहीं न कहीं भुगतना ही पड़ा होगा ना। आप सीडब्ल्यूसी को देखिए ना, आप सीडब्ल्यूसी जी। में पाएँगे कि कौन-कौन लोग हैं। अंबिका सोनी क्रिश्चियन होती हैं, सोनिया माइनो क्रिश्चियन होती हैं, एक और हैं कोई एंटोनी, वो क्रिश्चियन होते हैं। तो वहाँ क्रिश्चियन बहुल जो संगठन है और बाकी लोग जो होते हैं वो दूसरे-दूसरे धर्मों के होते हैं। तो ऐसे संगठन के तरफ से जब कुछ काम होगा, तो ऑब्वियसली जो जो ये 3 तो क्रिश्चियन जो हैं, क्रिश्चियन बहुल है कांग्रेस पार्टी, और बाकी जो बचे वो मुस्लिम लीगी हैं। तो तो कांग्रेस का अब नाम वैसे इसके भी हिसाब क्रिश्चियन मुस्लिम लीगी पार्टी कर देना चाहिए। जी। तो इस हिसाब से आप जोड़ करके देखिए ना, तो जैसे वो जो अभी हम लोग हर शहर में स्कूल देखते हैं, हर शहर में कॉलेज देखते हैं सेंट जेवियर्स के नाम से। तो ये जो गोवा इंक्विजिशन का पिशाच था ज़ेवियर्स, तो ये ज़ेवियर्स जो कहा करता था कि अगर ब्राह्मण ना होते तो मैं पूरे भारत का धर्म परिवर्तन करवा देता। अपने पूरे कार्यकाल में मैं सिर्फ़ एक ब्राह्मण का धर्म परिवर्तन करवा पाया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनकी दुर्भावना जो होगी, जिनके सेंट की दुर्भावना एक समुदाय के प्रति है, उस व्यक्ति की खुद की दुर्भावना भी उस समुदाय के प्रति होगी। तो इस वजह से वाजपेयी जी को और नरसिम्हा राव को अगर झेलना पड़ता है, तो कोई अनोखी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों के साथ किया, दलितों की भी बहुत दुर्दशा की है साहब। सीताराम केसरी याद है आपको? तो देखिए, डंडा मार-मार के उनका कन्वर्शन करवा पाएँ, ये उनका इरादा रहता है। अब सीताराम केसरी जो है बुढ़ापे तक जो है वो कहते रहे आखिरी वक़्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो भाई ज़िंदगी भर जो बुत परस्ती करता रहा और आखिरी वक़्त में कह रहा है कि आखिरी वक़्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, तो उनकी धोती खोल देना या फिर उनको बाथरूम में बंद कर देना या मारपीट करना, वो कोई अनोखी बात नहीं थी। और सीताराम केसरी के साथ जो हुआ था, वो तो उस समय टीवी और उस समय कैमरा वग़ैरह जो था, उतना प्रचलित नहीं था, इसीलिए किसी ने देखा नहीं। लेकिन अभी तो वायनाड में जब नामांकन भरा जा रहा था, उस समय दरवाजे के बाहर खड़े हुए खड़गे को सभी लोगों ने देखा है। तो हाँ, खड़गे बड़े साहब निरीह कैसे टाइप दरवाजे लग के रहे थे खड़गे जी। और जी, जी। प्रियंका वाड्रा पूरे अपने लघुओं भगुओं के साथ और मम्मी और पप्पू के साथ वो वहां अंदर नामांकन कर रही थी। तो तो बहुत ही अजीब सा है। तो ये लोग किसको आखिर, मतलब ब्राह्मण चले गए, दलित चले गए, तो मतलब इनको हिंदू जाति से चिढ़ है, एक तरह से कहा जाए तो।
जो कन्वर्ट हो जाए आसानी से वो ठीक है, और जो कन्वर्ट नहीं होता, मतलब अंबिका सोनी जैसा आप नाम रख लीजिए कि अंबिका सोनी आपका नाम है, और हो आप असल में क्रिश्चियन। अधिकांश लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंबिका सोनी क्रिश्चियन है। तो जी, एक नहीं बार पता होगा। सर्च करके देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि क्रिश्चियन ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं क्रिश्चियन है, या किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठा करके हम लोग ले आए हैं कि क्रिश्चियन है। आप चेक करके नहीं, देख लीजिए। वो तो खैर इस देश में अब एक नई रवायत है कि आप कुछ भी ज्ञान की बात, कुछ भी अच्छी बात कहें तो आपको ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह दिया जाएगा। जबकि इन लोगों के सो कॉल्ड उपन्यासकारों ने जो जो लिखा है, या फिर इतिहासकारों ने जो जो लिखा है, मतलब एक ही बात हो गई, उपन्यासकार हों, एक ही बात है, इतिहासकार हों, उपन्यास ही लिखा है इतिहास के नाम पर, उपन्यास ही लिखा है अपने मन इतिहास के से नाम कहीं पर। कमरे में बैठ करके लिख दिया। तो लेकिन वापस हम लोग फिर से इधर उधर हारमोनियम बजाते हुए निकल गए। हम दोनों ही आज निकल गए। वापस आते हैं मसले पर। 3 नाम लिए दर्शकों हमने, और उसमें सबका मूल्यांकन करना चाहिए। एक कांग्रेसी पक्षकार ने हमें ये बात बताई थी, तो जरा मनमोहन जी का मूल्यांकन कीजिए आनंद जी आप। देखिए, मनमोहन जी का काल अगर याद किया जाएगा तो जैसा वो कहते थे कि इतिहास मेरे साथ उतना निर्मम नहीं होगा, तो वैसा नहीं होने वाला। इतिहास उनके साथ उतना ही निर्मम होने वाला है जितना किसी और के साथ होता है। उनकी सत्ता अब नहीं है, उनको ये याद नहीं रहा कि जब सत्ता चली जाएगी तो जो ममता इतिहासकार दिखाते हैं, वो इतिहासकार जो हैं वो ममता दिखा नहीं पाएँगे। और उसके अलावा जो है लोकतंत्र आ गया है सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया में। तो मीडिया में जो लोकतंत्र आ गया है उसके कारण भी जो है अब तो चाहें आप या ना चाहें, उसके बाद भी बातचीत तो होगी। और ये बात किया जाए मतलब तो जैसे ही शुरू किया जाए इस बात को तो वैसे ही याद आ जाता है कि सबसे पहले जिन चीज़ों के लिए याद किया जाता है मनमोहन सिंह सरकार को, वो 2G और 3G जैसे घोटाले थे। कोयला स्कैम जैसा घोटाला था, अगस्ता वेस्टलैंड जैसा जो हेलीकॉप्टर का घोटाला था वो था, टेट्रा ट्रक का घोटाला जो था वो था, सेना से जुड़े हुए ये घोटाले थे दोनों। उसके अलावा आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का जो घोटाला था वो था। मतलब एक लंबी सी लिस्ट निकल आएगी। 10 साल का उनका 9 साल का 10 साल का शासन था तो 10 बड़े घोटाले निकल आएँगे। हर साल घोटाले नहीं हुए थे, लेकिन 2004 से लेकर के आप देखिए तो जो कोयला स्कैम का हम लोग ज़िक्र करते हैं, तो कोयला स्कैम में आप देखेंगे कि आवंटन 2004 से 2011 तक हुआ था। तो 2004 से ही उनके घोटालों का दौर जो होता है वो शुरू हो जाता है, और 2004 से ये कोयला स्कैम चलता रहता है। बाद में अगर 2008 वगैरह का दौर देखेंगे, तो फिर हम लोगों को फिर डब्ल्यूजी जो था वो कॉमनवेल्थ घोटाला, उसकी बात भी करनी पड़ेगी। तो घोटालों की इतनी लंबी सी सूची हो जाती है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं रखा जा सकता। तो सिर्फ़ अगर हम लोग घोटालों की बात करें तो घोटालों का एक लंबा-सा इतिहास जो है, वो मनमोहन सिंह के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा कि उनके कार्यकाल में ये सारे घोटाले होते रहे और वो चौकीदार बने बैठे रहे आँखें मूंद कर, कि कोई लेकिन वो उठा कर दौर ना ले जाए। बड़ा मनोरंजक था ना आनंद भाई। कितना मजा आता था इस देश की जनता को। आज सुबह उठे कहीं ब्लास्ट हो गया, आज सुबह उठे 8 जीरो वाला घोटाला हुआ, कल सुबह उठे 15 जीरो वाले घोटाले हुए, 1.86 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, फलानी जगह ब्लास्ट, अजमेर में ब्लास्ट, बनारस में ब्लास्ट। अब वो सब पिछले 10 साल से वो रोमांच शायद नहीं रहा, इसीलिए इस बार जनता ने 272 से 240 पर पटक दिया है, 303 से 240 पर। क्या सोचते हैं आप? जी, आतंकवाद को देखेंगे तो आतंकवाद एक बिल्कुल ही दूसरा पक्ष होता है। एक पक्ष होता है घोटाला, दूसरा पक्ष होता है आतंकवाद। तो आतंकवाद जो हर जगह बम फूटने की घटनाएँ होती थीं, वो लगातार जारी थीं मनमोहन सिंह के यासीन काल में। मलिक के और मन साथ यासीन मलिक के तस्वीर साथ कुख्यात फोटो आपको वो याद जो है होगी। वो याद की ही जाएगी। तो अब देखिए कि सिर्फ़ इतना ही नहीं हो रहा था। य जब ये आतंकवादी हमले हो रहे थे, उस वक़्त और भी कुछ हो रहा था। मुंबई हमलों की याद अगर आप करेंगे, तो मुंबई हमलों के साथ आपको याद आ जाएगा कि मुंबई हमले जब हुए थे, उस समय शिवराज पाटिल जो कि गृह मंत्री थे उस समय, वो कपड़े बदल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बार-बार। और जो 3 बार बाद में बदले जब थे घोटाला। उन्होंने, 3 बार जी, बदले जी। थे पूरे दिन में। और उस समय टूरिज्म भी हो रहा था, राम गोपाल वर्मा गया था।
अच्छा। अपने लघुओं भगुओं के साथ वहाँ टूरिज्म करने, वो जो हमला टूरिज़्म हुआ था करने मुंबई वाला। टूरिज़्म करने और उसके अलावा सोचिए कि एडिटर्स गिल्ड उस समय किस तरह काम करता था कि एक बरखा दत्त नाम की जो पत्रकार हुआ करती थी, उसने हाँ, बाकायदा पता जैसे बता दिया जैसे था जैसे पता बता विनोद दिया था दुआ कि पक्षकार होता था, वैसे ही बरखा दत्त भी पत्रकार होती थी। अ, रा 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 राडिया टेप कांड के लिए कुख्यात थी, तो ख़ैर अब जब बरखा तक राडिया राडिया दत्त। हाँ, तो नहीं, बरखा राडिया दत्त जो थी वो भी रोमांच तो मोदी जीवा को गाली वैसे नहीं मिलती है, वो रोमांच भी तो छीन लिया भाई। मैं जी, पत्रकार, नहीं मुझे वो कोई विशेषाधिकार टाइप लगता ही नहीं है। पहले मुझे लगता था कि भाई चलो मेरे फ़ोन से फलानी चीज़ हो जाएगी। मुझे नेताओं के, हमारे जो बड़े वाले थे, हमारे जो सीनियर्स थे, वो भाई बैठ के मिनिस्ट्री तय कर फ़ोन देते पर थे, बाँट देते थे। अब ये सारा रोमांच खत्म हो गया। तो मोदी जीवा फिर ने रोमांच छीन लिया है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि पत्रकार के फ़ोन पर एक ट्रेन का टिकट भी नहीं मिल सकता। अब आप सब बता दीजिए, हाँ, कर लो, पहले ये कर लो, सब बता दीजिए आप। अरे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वैसे ही हम लोग दुखी चल रहे हैं, हमारे पेशे वाले। खैर, दर्शकों, श्रोताओं, ईमानदारी की बात और गंभीरता की बात अगर करें, तो मनमोहन सिंह को उनके कार्यकाल में चाहे कितनी भी लीपापोती कर ली जाए, लेकिन हर एक फ्रंट पर असफलता, अक्षमता और असाधारण फेलियर्स के लिए याद किया जाएगा। उसमें आतंक का मसला हो, घोटालों का मसला हो, देश की दुर्दशा का मसला हो, चाहे शर्म अल शेख में उनकी महान डिप्लोमेसी हो, जिसके बाद नवाज शरीफ उनको देहाती औरत कहे, जिसके बाद तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक भाषण में नवाज शरीफ को खुलेआम धमकी दें, या फिर छात्र राजनीति हो, जो भी आयाम आप देखिए, केवल कह देने से ये नहीं होगा ये कि वो याद बहुत रखना महान होगा, थे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये याद रखना होगा कि मनमोहन सिंह की सरकार गई कैसे थी। मनमोहन सिंह की जी, सरकार गई निर्भया कांड के बाद। निर्भया कांड के बाद जब छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद जाकर के गई थी। तो स्त्रियों का जो सम्मान करने की बात कर रही होती है कांग्रेस, तो उसकी सरकार गई ही निर्भया कांड की वजह से थी। ये चीज़ भी हम लोगों को याद रखनी होगी। और ये चीज़ इस भी याद रखनी चाहिए कि उसी के बाद जुड़ा इंडिया अगेंस्ट करप्शन और तमाम चीज़ें, इतने घोटाले हुए थे। आज भले लोग राहुल विंची को अपना सिरमौर बनाने को तैयार हों, लेकिन उस समय देश में घोटालों की झड़ी थी। हालाँकि उस आंदोलन से एक और कपूत पैदा हुआ, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और ये भी याद रखना चाहिए, चलते-चलाते मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि पारित अध्यादेश को सरेआम फाड़ने की हिम्मत भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही दी थी। उसके बाद उनके मुँह से एक शब्द नहीं निकला था। वो जीवन भर एक परिवार के चाकर रहे। वो जीवन भर इस देश के संविधान के बदले केवल अंतोनियो माइनो के परिवार के संविधान को पूजते रहे, और केवल उन्होंने अपनी कुर्सी जमाई। एक बार शायद उन्होंने न्यूक्लियर डील को लेकर कुछ तनातनी की थी। हालाँकि वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि किस तरह उन्होंने किया। आनंद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। दर्शकों, आप लोगों से बहुत दिनों से हमने शायद ये इल्तिजा नहीं की थी, इसलिए आप लोगों ने भी अपना प्रेम बरसाना बंद कर दिया है। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और अभी दीजिए एक छोटा-सा विराम। अगले वीडियो में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।